हेलो नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ इलाहाबादिया लॉयर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक लॉन्ग डिस्कशन करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम लोग यूजीसी रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ये अभी 2012 के बाद 2026 में ये रेगुलेशन आया है, जिस पे बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमारे देश में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ये आया है 2026 में 13 जनवरी को। ये ऑफिशियल गजट में सरकार के आया था, जिसमें कि जो इसका प्रियम्बल ही है, प्रियम्बल ये कहना चाहता है, वेयर एज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज मैंडेटेड टू कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ में जो एक हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ अगर हमको देखें तो इसमें एक इसको जो है मैंडेट करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा। इस जो रूल्स इसके होंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जो उससे एफिलेटेड होंगे, तो इसके बारे में जब हम देखते हैं बात करता है, तो यहाँ पहला जो सेक्शन आपको दिखेगा जिसमें बताया गया है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। इसके शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इसको हम यूजीसी 2026 के नाम से जानेंगे। और दे शैल अप्लाई टू ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। जितने भी इंडिया के अंदर हायर इंस्टीट्यूशंस होंगे हर जगह ये अप्लाई होगा। और इसका जो कमेंसमेंट होगा, दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। जब भी ऑफिशियल गजट सरकार के ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाएगा, उस दिन से इसका इन्फोर्समेंट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, वो एक अलग बात है। इसका जो मेन कोर समझने के लिए है वो हम लोग के लिए है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव इसका है टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, race, gender, place of birth, caste or disability, particularly against the member of scheduled caste and scheduled tribes, socially and educationally backward classes, economically weaker sections, persons with disabilities or any of them, and to promote full equity and inclusion amongst the stakeholders in higher education institutions। इसका केवल मेन मोटिव ये था कि जो हमारे कॉलेजेस में हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जहाँ, वहाँ रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, या फिर जेंडर के नाम पर, या प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी, इन सब के नाम पर जो वहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन होता था बच्चों के साथ, वो ना हो पाए, इसको रोकने के लिए ये हमें लाया गया है, यूजीसी हमें दिया गया है। इसमें जो सबसे प्रॉब्लम रहा है हमेशा, इसमें जब से ये आया है एक्ट रेगुलेशन, इसमें जो मेन प्रॉब्लम था वो लोग इस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि इसमें जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दे रखा है। जब आप देखेंगे सेक्शन 3 में डेफिनेशन दे रखा है, सेक्शन 3 में आप देखेंगे तो यहाँ दे रखा है ई नंबर में, सेक्शन 3 और सब सेक्शन ई में देखेंगे तो वहाँ दे रखा है डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। लेकिन उसके पहले सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3C में जो है डिफाइन कर रखा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता तो यहाँ मुझे लगता है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। जैसे यहाँ 3E में कास्ट बेस्ड, 3E में जो है डिस्क्रिमिनेशन ऐड किए वो तो सही है, लेकिन 3C में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऐड कर दिए हैं। अब इसमें कहता क्या है, 3C में कहता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें SC ST और OBC के लोगों को जोड़ रखा है। कहता है कि अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होगा इनके अगेंस्ट में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो यहाँ प्रॉब्लम ये भी क्रिएट हो जाती है। जो जनरल और AWS के लोग हैं इनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। और यहीं फिर आगे डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन कर रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एनी अनफेयर और डिफरेंशियल और बायस ट्रीटमेंट और एनी सच एक्ट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट on the ground only of religion, race, caste, gender, place of birth, disability। तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो इनके बेस पर अगर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ ऑलरेडी बता रखा था तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो इसमें AWS को भी ऐड किया हुआ है, जो मेनली जो डिस्क्रिमिनेशन दे रखा है कि किनके अगेंस्ट हो सकता है, उसमें EWS को भी ऐड कर रखे हैं ये लोग। और OBC हो गया, SC ST हो गया, और कोई भी वुमेन हो सकती है, और उस फिजिकली डिसेबल पर्सन होंगे वो भी इसमें ऐड कर रखे हैं। फिर हम इसमें आगे जब देखते हैं तो फिर हमको ये मिलता है कि इसमें जो
मेन इसकी कमेटी में मेंबर कौन कौन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो मेंबर के भी बारे में लोग यहाँ बहुत सारी अफवाहें उड़ाना चाह रहे हैं, उड़ा रहे भी रहे हैं कि भाई लोगों को कुछ नॉलेज है नहीं है, वो फालतू में बिना गैजेट को पढ़े हुए बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो पूरे इस रेगुलेशन को ही बेकार कह रहे हैं। हालांकि इस रेगुलेशन में सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही हैं, जो कुछ चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं लेकिन जो नहीं पढ़े जो नहीं समझे हैं वो बस हर चीज़ के लिए इसमें विरोध कर रहे हैं। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि जब मेंबर इक्विटी सेंटर बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में तो उसमें केवल जनरल के लोग, केवल ओबीसी और एसटी और ट्राइब्स लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें 9 लोग मेंबर रहेंगे जो कमेटी बनाई जाएगी, और मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से मेंबर रहेंगे, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो है जब आप देखेंगे सेक्शन 5 उसमें बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, इसके मेंबर कौन कौन से होंगे ये देखते हैं। सबसेक्शन 6 में बता रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ द इक्विटी कमेटी शैल बी द फॉलोइंग, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 में जब आप देखेंगे तो यहाँ क्लियरली मेंशन है द कंपोजिशन ऑफ द इक्विटी कमेटी शैल बी द फॉलोइंग। अब जो इक्विटी कमेटी या जो इक्विटी सेंटर बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उसके जो मेंबर होंगे ये 9 मेंबर होंगे। पहला जो इसमें मेंबर होगा, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे जो हेड ऑफ मेंबर होंगे उस कॉलेज की यूनिवर्सिटी के। फिर दूसरा जो मेंबर होगा, 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज मेंबर। मतलब 3 प्रोफेसर्स या फिर कोई भी सीनियर फैकल्टी के मेंबर हो सकते हैं, और वो प्रोफेसर में ये डिफाइन नहीं होगा कि वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी या ओबीसी का रहेगा, वो कोई भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद सब सेक्शन 6 में जो क्लॉज 3 कहता है 1 स्टाफ मेंबर, कोई एक स्टाफ मेंबर होगा अदर देन टीचर। अब ये प्रोफेसर के अलावा कोई हो सकता है, कोई स्टाफ मेंबर हो जाएगा इसमें ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज अ मेंबर। फिर जो इसमें चौथे नंबर पे है वो ये कहता है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर। अब इसमें 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो सिविल सोसाइटी से होंगे, वो उनके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा, तो वो लोग इसमें एज मेंबर 2 लोग उनको मैंडेटरी रखना, वो लोग रहेंगे। फिर इसके बाद कहते हैं 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और आगे कहता है कि टू बी नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एक्सीलेंस इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज एज स्पेशल इनवाइटीज। इनको बुलाया जाएगा, रखा जाएगा, 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और उनका ऐसा होगा कि उनका एकेडमिक मेरिट अच्छा रहेगा, या फिर कोई ऐसा कॉलेज में खेल में या किसी चीज़ में बहुत ही मेधावी छात्र होंगे, तो ऐसे बच्चों 2 बच्चों को भी उसमें जो है उस मेंबर में रखा जाएगा। फिर लास्ट में कहता है कि द कोऑर्डिनेटर ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी। तो उसमें जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी की तरह इसमें काम करेंगे। लेकिन इसका सबसेक्शन 7 एक चीज कहता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना, क्योंकि इसमें कहते हैं कि द कमेटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन। अब यहाँ रिजर्वेशन की बात आती है। अब यहाँ जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ उन लोगों को पता नहीं है कि जो मेंबर होंगे उसमें 9 मेंबर में से तो ये सारे मेंबर जो मैंने बताए ये सब रहेंगे, लेकिन अब मैंडेटरी क्या है, आपको ओबीसी का कोई एक मेंबर, उसमें 9 मेंबर में से कोई एक ओबीसी का मेंबर होना चाहिए, कोई ऐसा एक मेंबर होना चाहिए जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो, ठीक, कोई विकलांग पीएच वगैरह जो स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेसर्स ऐसे होंगे वो एक मेंबर होगा, और एक शेड्यूल कास्ट का मेंबर उसमें रहना चाहिए उस इक्विटी सेंटर में, और शेड्यूल ट्राइब्स का एक मेंबर रहना चाहिए, और एक उसमें वुमेन रहना चाहिए, ठीक। तो ये वाली रिजर्वेशन की मतलब ये वहाँ बात चल रही है कि 9 मेंबर में से ये इतने तो फिक्स ही होंगे। अब जो मेन यहाँ प्रॉब्लम आती है वो ये है कि यहाँ ओबीसी, चलिए ठीक है इसको कह सकते हैं, या एससी एसटी इनको अलग कर देते हैं, तो वुमेन तो एक कॉमन हो गई, और पर्सन विद डिसेबिलिटी ये भी किसी भी कास्ट से हो सकती हैं, जनरल से हो सकती हैं, ओबीसी से हो सकती है, एससी एसटी किसी से भी हो सकती हैं। इसी तरह से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो भी किसी भी कास्ट से हो सकता है। तो मेनली जो रिजर्वेशन की बात चल रही है वो ओबीसी एससी एसटी, 9 मेंबर में से अगर 3 मेंबर उस कास्ट के रख दिए जाते हैं जिनके लिए डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। लोग कह रहे हैं कि इसमें सारे मेंबर केवल एससी एसटी ओबीसी के होंगे, तो ऐसा नहीं, ये गलत बात है। और इसमें एक जो बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें आप अपील भी कर सकते हैं, आप अपील का भी इसमें प्रोसीजर दे रखा है। ये सेक्शन 9 में बात करता है कि इसमें अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आप 30 दिन के अंदर इसमें जो है
कोई एडवोकेट हायर करके अपना इसका अपील भी करवा सकते हैं। तो जितने भी हमारे ग्रीवांसेस हैं वो सब इसमें सुनवाई होगी। अपील के बाद इसमें सेक्शन 10 बात करता है मॉनिटरिंग की बात करता है। ये कैसे मॉनिटरिंग की बात करता है कि ये मॉनिटर किए जाएंगे जितनी भी यहाँ सारी चीज चल रहा होगा, किसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा? द यूजीसी सेल एस्टैब्लिश अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज रेगुलेशंस एंड डिवाइस मैकेनिज्म फॉर इट। ये जो इस यूजीसी का एक ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से अचीव हो पा रहा है कि नहीं, इसके लिए इसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम होगी, इंक्लूडिंग कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉम HEI, विजिटिंग द कैंपसेस ऑफ HE, मतलब वो कैंपस में विजिट करते रहेंगे और ये देखते रहेंगे कि इसमें क्या खामियां हैं, अभी तक ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें जो मॉनिटरिंग चलेगी। अब इसमें कह रहा है कि जो इसका सेकंड क्लॉज कहता है सेक्शन 10 का, कहता है कि द यूजीसी सेल कॉन्स्टिट्यूट नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी हैविंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स एंड कमीशंस एंड ऑफ सिविल सोसाइटी। तो जितने भी लॉ के जानकार होंगे वो सब इसमें रह सकते हैं, सिविल सोसाइटी से भी लोग रहेंगे मॉनिटर करने वाले। द कमेटी सेल ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस, इनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कमेटी ये भी नोटिस करेगी। और डिस्क्रिमिनेशन और सजेस्ट मीन्स ऑफ इट्स प्रिवेंशन ऑफ, जितने भी तौर तरीके होंगे वो सारे इसमें अपनाए जाएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। तो मॉनिटरिंग सिस्टम का ये काम होगा। और ये साल में 2 बार कमेटी सेल मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार ये कमेटी मीट करेगी। तो इस तरह से इसमें चीज़ें दे रखा है। एक चीज़ मैं और आपको इसमें बता दूं कि जैसा आपको लोगों को लग रहा होगा कि इसमें बहुत बड़ा पनिशमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पीनल लॉज होते हैं, जब आप कोई रेप कमिट कर देंगे, जब आप थेफ्ट कमिट कर देंगे या फिर कोई ऐसे ऑफेंसेस कमिट करेंगे जो कि पीनल कोड में ऑलरेडी मेंशन है, तो आपको उनके तरीके से वहां पनिशमेंट मिलेगा। वो जनरल सी बात ही है, क्योंकि अगर आप वैसे भी ये यूजीसी नहीं भी होता तब भी आपको पनिशमेंट मिलता। तो इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ दिखाई जा रही है कि किसी इन बच्चों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन में आएंगे उनके साथ अगर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो क्राइम के अंडर आ जाएगा और पीनल कोड में प्रॉपर मेंशन है, तो वो वहां रिफर कर दिए जाएंगे, फिर वो यहाँ डील नहीं होंगी। और इसमें परेशान होने वाली इतनी बात नहीं, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीजें होंगी सब ऑब्जर्व किया जाएगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। अगर आप रियल में गलत किए होंगे वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये सारी इसमें चीजें हैं जिसकी वजह से हमको इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको लॉ को पढ़ना चाहिए। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दे रखे हैं इसको अगर थोड़ा रिमूव कर दे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक प्रॉब्लम आ रहा है